गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मौलिक अधिकार की जो हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक आम नागरिक होने के नाते, एक साधारण नागरिक होने के नाते, चाहे हम किसी भी उच्च पद पर ना हो, लेकिन हमें जीवन जीने के लिए कुछ स्वतंत्रताओं का जो अधिकार है वो प्राप्त होना चाहिए, ताकि जो एक लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन का निर्वाह आसानी से कर सके। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है यानी राइट टू फ्रीडम, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर आज हम लोग एक गहन विश्लेषण करेंगे। अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार कुल 6 हैं, और जिसमें से जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। और ये जो राइट टू फ्रीडम है, एक ऐसा बेसिक फ्रीडम है जो सभी सिटीज़न को, सभी नागरिकों को मिलना चाहिए, ताकि वह जो है स्पीच, एक्सप्रेशन, और इसके साथ ही साथ जो उनकी पर्सनल लिबर्टी है, व्यक्तिगत अधिकार है, इसके साथ जो उनका जीवन है, लेकिन जीवन जीने का अधिकार तो है, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिकों को लाइफ तो दी, बट वो डिग्निटी के साथ, यानी जीवन जीने का अधिकार तो है लेकिन गरिमापूर्ण के साथ। हम लोग इसी पर आज एक गहन विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और जिसके अंतर्गत हम ये देखें कि जो भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था उसमें कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार, जैसा कि आपको पता है, संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी, हटा दिया गया। और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इस समय अब फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि लीगल राइट है, जो कि आर्टिकल 300A में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्टिकल 19, 20, 21, 21A एंड आर्टिकल 22, ये जो है हम लोग इस पर एक डीपली डिस्कशन करेंगे। ये यहाँ पर इसका एक ब्रीफ में है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 क्या है, ये बात करता है अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं की। यहाँ पर जो अनुच्छेद 19 है उनमें कुल 6 जो है स्वतंत्रता का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और यहाँ पर जो पहला है वह है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये जो मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद 19(1) क यानी 19(1)A के तहत दिया गया है। इसके अंतर्गत ये है कि जो मौलिक अधिकार है, जो हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो हमारा अभिव्यक्ति का अधिकार है, वो कितना महत्वपूर्ण है। इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19(1)A के अंतर्गत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो कहाँ पर निहित है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। इसके साथ ही साथ मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 19(1)A के तहत ही अंतर्निहित माना गया। तो ये जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व क्या है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल थॉट में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि एक महान राजनीतिक विचारक हैं, उनकी जो पुस्तक है ऑन लिबर्टी, उसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने उस अपनी पुस्तक के संदर्भ में बताया कि कोई भी विचार पूर्णतः गलत नहीं होता है, हमें जो अच्छा लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंधित कर देंगे तो उसमें जो छिपी सच्चाई के अंश को भी खो देंगे। और यहाँ पर जो ये निष्कर्ष निकलता है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी जो भाषण, विचार, अभिव्यक्ति है वह कर सके, तभी जो है वो सच्चाई बाहर निकल कर आएगी। तो एक आम नागरिक होने के नाते ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो है अपने भाषणों द्वारा, अपने विचारों की अभिव्यक्ति द्वारा अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपना जो आइडिया है, आइडियोलॉजी है, वह उसको एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन
ये जो मौलिक अधिकार है, जो राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी युक्तियुक्त निर्बंधन, इसका साधारण शब्दों में जाने तो कुछ मामलों में आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कंट्रोल जो सरकार है वो कर सकती है। वो जब आप पब्लिक ऑर्डर यानी कि लोक व्यवस्था के विपरीत जाकर अपने कुछ भाषण दे, या अगर आप कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे भारत की संप्रभुता या जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़े, या आप न्यायालय की अवमानना करते हैं, या आप जो विदेशी राज्यों के साथ अगर मैत्रीपूर्ण संबंध बन रहे हैं उसके बारे में कोई निगेटिव कमेंट करते हैं, शिष्टाचार या सदाचार से संबंधित या अपराध से संबंधित कोई ऐसी भाषण देते हैं या अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर सरकार जो है ऐसे भाषणों, ऐसे विचारों पर रोक लगा सकती है। नेक्स्ट जो है, जो कि आर्टिकल 19(1)(b) में है, फ्रीडम टू असेंबल यानी कि शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो कोई भी सम्मेलन कर सकता है, सभा कर सकता है, अगर वो कोई भी बिना हथियार लिए है। हालांकि ये इस पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी कि युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, जो कि ये हो सकता है कि भारत की प्रभुता और अखंडता से संबंधित कोई प्रश्न हो या लोक व्यवस्था से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो गवर्नमेंट जो है आपके इस राइट को भी सीज कर सकती है, आपको रोक सकती है। नेक्स्ट है जो कि है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19(1)(c) में है। और इसमें जो सहकारी समिति की जो बात की गई है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा इसमें ये जो शब्दावली है वो जोड़ा गया। तो इसके अंतर्गत जो है आप कोई मतलब एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, कोई संस्था बनाना चाहते हैं, तो आप पूरी तरीके से फ्री हैं, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। लेकिन इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है जब आप भारत की संप्रभुता या अखंडता, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट कुछ काम करते हैं, भारत की सिक्योरिटी या सुरक्षा के विपरीत कुछ कार्य करते हैं, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है वह आपकी स्वतंत्रता को रोक सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट जो है वो ये है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार यानी फ्रीडम टू मूव फ्रीली, जो कि आर्टिकल 19(1)(d) में है। यानी कि आप जो है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं पे भी घूम सकते हैं, आप पूरी तरीके से फ्री हैं कि आप भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं। लेकिन इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है अगर साधारण जनता के हित में हो। और इसके साथ ही साथ जो दूसरा है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, यानी कि भारत के किसी भी भाग में निवास करने का या बसने का अधिकार, जो कि आर्टिकल 1(e) में है। तो इन दोनों पे ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है कि अगर साधारण जनता के हित में। और इन दोनों के अंतर्गत हम एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि अगर किसी अनुसूचित जनजाति यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उनके एरिया का, उनके हितों के संरक्षण के लिए आपको रोका जा सकता है कि आप उनके क्षेत्र में घूम फिर नहीं सकते, मूव फ्रीली नहीं कर सकते और उन्हीं के क्षेत्र में अपना निवास स्थान नहीं बना सकते। ये उनकी जो सांस्कृतिक संरचना या उनका जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरे जो रीज़न है उसके आधार पर गवर्नमेंट जो है आपको रोक सकती है। नेक्स्ट जो है वो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो ये है कि आर्टिकल 19(1)(g) में, यानी कि यहाँ पर आपने डी के बाद जो ई के बाद आपने जी देखा, एफ कहाँ गया अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पर जो आर्टिकल 19(1)(g) है वो ये कहता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी कि कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। और यहाँ पे आप कोई भी अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। लेकिन इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या लगेगा? साधारण जनता के हित में। और इसके साथ ही साथ नागरिकों को व्यापार या व्यवसाय से पूर्णतः या अंशतः
वर्जित किया जा सकता है कि अगर राज्य जो है किसी व्यवसाय पर एकाधिकार या नियंत्रण करने के पक्ष में हो। इसके साथ ऐसा कोई अगर खतरनाक कार्य होता है जिसमें कि महिलाओं और बच्चों के जीवन जो है वो खतरे में पड़ सकता है, तो भी गवर्नमेंट आपको रोक सकती है। फिर हम लोग यहाँ बात करेंगे जो आर्टिकल 19(1) जो एफ है वो कहा गया, यानी कि अनुच्छेद 19(1)(च) जो मूल संविधान था उसमें अनुच्छेद 19(1)(च) में संपत्ति का अधिकार था और उसको यहाँ से हटाया गया। तो संपत्ति का अधिकार दो जगह था मौलिक अधिकार में, एक यहाँ और अनुच्छेद 31, इन दोनों को हटा दिया गया और अब वो जो है अनुच्छेद 300A में है। तो यहाँ पर ये पूरा क्लियर लिखा हुआ है, अनुच्छेद 19(1)(a), B, C, D, E और G। यहाँ से जो F है यानी कि अनुच्छेद 19(1)(च) उसको रिमूव कर दिया गया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अनुच्छेद 19 जो है वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि अनुच्छेद 20 क्या है। अनुच्छेद 20 बात करता है, आर्टिकल 20 जो बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ फॉर ऑफेंस, यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण। इसमें 3 बातें कही गई हैं, यानी कि भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, यानी जो रिस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन है, और फिर दूसरा है डबल जियोपार्डी यानी दोहरे दंड से संरक्षण, और नेक्स्ट है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये 3 चीज़ है जो आर्टिकल 20 में है। ये 3 जो है वो क्या है? पहला ये बात करता है कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, तब तक क्रिमिनल नहीं कहा जाएगा, जब तक कि उसने कोई ऐसा अपराध न किया हो जो किसी कानून के उल्लंघन के रूप में हो। यानी कि किसी कानून को जो पास्ट की तिथि से लागू करना, ये जो है ये बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर आज के डेट में कोई क्राइम कर रहा है तो उसको तभी क्रिमिनल माना जाएगा जो उसने क्राइम किया है, तो आज की डेट में वो क्राइम की क्राइटेरिया में आता है। और नेक्स्ट जो है जो कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 है, वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर जो है कि किसी भी व्यक्ति को ये पूरी फ्रीडम है कि अगर वो उसको अगर ज़बरदस्ती या बाध्य तरीके से उसके अपने ही अगेंस्ट प्रूफ या साक्ष्य होने के लिए बाध्य किया जाता है, तो वह जो है कोर्ट की शरण ले सकता है। नेक्स्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इट्स मीन नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाय द स्टेट एक्सपेक्ट एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। यानी कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अगर उसके जीवन से अगर वंचित करना है तो ये अधिकार जो है वो केवल और केवल जुडिशरी का है, और जुडिशरी भी ये कार्य करने से पहले यानी कि उसको जो लाइफ को ख़त्म करने से पहले वो लॉ को यानी कि जो विधि को उसको फॉलो करेगी। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके द्वारा जो A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य यानी A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जो कि 1950 का केस है, 1950 का केस है, वहाँ पर उस समय उन्होंने अनुच्छेद 19 में ये कहा था कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने से ही सीमित है। लेकिन इसमें एक मोड़ आया और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। 1978 में मेनका गांधी केस आया जिसके अंतर्गत ये कहा गया अनुच्छेद जो 21 है उसकी व्यापकता को बढ़ाया गया और ये कहा गया कि जीवन जीने का अर्थ केवल जीवित रहना ही नहीं है बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना। और यानी कि लाइफ जो है वो केवल वो डिग्निटी के साथ यानी प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है प्लस डिग्निटी यानी कि जीवन जीना प्लस गरिमापूर्ण जीवन जीना।
और इसके साथ ही साथ इसमें गोपनीयता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, और इसके साथ भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार इत्यादि जो है वो अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। अगर हम बात करें 18वीं सदी के जो जर्मन दार्शनिक कांट थे, उनका ये कहना था कि हर चीज़ की या तो कीमत होती है या गरिमा। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज़ रखी जा सकती है, लेकिन इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो और जिसके बराबर कोई ना हो उसकी गरिमा होती है। तो यहाँ पर ये जो कथन है वो ये बात करता है कि नैतिकता जो है उसकी बात करता है। तो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 है, उसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ की बात की गई है। अगर हम बात करें कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्या डिसीजन रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, जो कि 1996 का केस था, उसमें आत्महत्या का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि जीवन जीने पर जोर दिया गया। और इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 के केस में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया को स्वीकार किया गया। ये जो इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु है उसके दो प्रकार हैं, सक्रिय दया मृत्यु और निष्क्रिय दया मृत्यु। तो भारत में जो है वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो है उसको स्वीकार किया गया। यहाँ पर निजता के अधिकार की अगर हम बात करें, जो कि आर्टिकल 19 में इंक्लूडेड है, अगर हम ये कहें कि प्रत्येक जो नागरिक है, जितने भी भारत के नागरिक हैं, उनको अपने निजता यानी राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है उसको बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। अगर कोई ऐसा अगर सरकार जो अपने नागरिकों के निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को अगर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, तो वो सरकार जो है वो सही नहीं रह पाएगी, क्योंकि केवल नागरिकों की शारीरिक रक्षा ही नहीं जरूरी है, बल्कि उनके जो फीलिंग्स है, जो उनके प्राइवेट जो लाइफ है, जो उनका प्राइवेसी है, उसको भी सिक्योर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसी के अंतर्गत अगर हम देखें तो अगस्त 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक अहम फैसला लिया था, जिसके अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार की जो कि भाग 3 में है, उसमें ये जो है राइट टू प्राइवेसी जो है उस पर काफ़ी अपना अहम फैसला दिया, जिसमें कि बहुत सारे चीफ जस्टिस थे जिनका नाम आपके स्क्रीन पर है। और इसमें इस केस के अंतर्गत जो चीफ जस्टिस JS खेहर ने उन्होंने ये कहा था कि यदि किसी व्यक्ति से कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जो उसकी प्रतिष्ठा यानी डिग्निटी और मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो वह राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। और इसी सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के जो जीवन के बहुत सारे जोन होते हैं, जिसमें से पहला है आंतरिक जोन, जिसके अंतर्गत शादी, बच्चे, ये निजी मामला है। और दूसरा जो है वो ये है कि जहाँ अगर हम अपनी प्राइवेसी को, अपनी निजता को किसी अन्य व्यक्ति के साथ या संस्था के साथ, तो यहाँ पर अगर हम बैंक में देते हैं कोई डेटा, तो हम इस उद्देश्य देते हैं कि बैंक ही उसका वह इस्तेमाल करे जो कि ज़रूरी है, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को न दे। और तीसरा होता है जो पब्लिक जोन है, तो इसमें जो राइट टू प्राइवेसी है, जो निजता का अधिकार है, उसका जो संरक्षण है वो न्यूनतम होता है, लेकिन फिर भी जो राइट टू प्राइवेसी है, हमारा जो निजता का अधिकार है, वह मानसिक और शारीरिक निजता दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं इसमें। आर्टिकल 21A की बात करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो अनुच्छेद 21 जो क है वह है शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन। इसमें ये बात की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देगा। और ये जो आर्टिकल है वह 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया है। यहाँ पर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अगर हम ये देखें तो देश में पहली बार नदी को भी मिलता है संवैधानिक दर्जा। उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है उसका बहुत अच्छा अहम फैसला आया था। उन्होंने गंगा और यमुना को एक लीगल पर्सन यानी विधिक व्यक्ति माना और उसको अधिकार प्रदान किया, यानी कि इन नदियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। उत्तरा हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अगर
अब इन दोनों नदियों को अगर क्षति पहुंचाई जाती है, इन नदियों को कोई भी अगर क्षति होती है तो वह क्षति किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने जैसा ही माना जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड ने व्यांगानुई जो नदी है उसको जीवित मानव के समान अधिकार दिए थे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि अनुच्छेद 21 के तहत इंक्लूडेड हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 22 की यानी अनुच्छेद 22 की जो स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे लास्ट है, तो इसमें बात की गई है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसमें अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 1 और 2 दिया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर उसके निम्न अधिकार बताए गए हैं। पहला कि उसको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, दूसरा कि उसे अपनी रुचि के वकील से मामला कोर्ट में प्रस्तुत करवाने का अधिकार और 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार। तो यहाँ पर ये जो मौलिक अधिकार है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें ये बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके अगर गिरफ्तार होता है तो ये सारी प्रक्रिया फॉलो करने के लिए दी जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि ये जो अधिकार है वो किसको नहीं मिलेगा, विदेशी शत्रु को और निवारक नज़रबंदी यानी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको ये राइट, उनको ये फ्रीडम नहीं है। तो ये क्या होता है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये क्या है यानी निवारक निरोधक क्या है कि यहाँ पर जो है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो टाडा, मीसा, पोटा, मकोका इत्यादि के निवारक नज़रबंदी के तहत आते हैं, भारत सरकार इसके माध्यम से गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक रखने हेतु एक बोर्ड से सिफारिश उसकी ज़रूरी होती है। और यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जो कि अपराध करने से पहले ही शक के आधार पर, संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है कि ये शक हो कि ये व्यक्ति जो है वो कोई ऐसा कार्य कर सकता है भविष्य में जिससे कि कानून व्यवस्था को क्षति पहुंच सकती है और उसको पहले ही अरेस्ट कर लेना चाहिए ताकि अपराध को रोका जा सके। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो लॉ है, जो एक्ट है वो ये है द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके पहले भी बहुत सारे निवारक निरोधक जो कानून है वो बने थे, लेकिन ये काफ़ी लेटेस्ट है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस अधिनियम को संशोधित करके आतंकवादी और विध्वंसक जो गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई और 2004 में इसे संशोधित किया। इसके अंतर्गत पोटा के अधिकांश जो प्रावधान है वो शामिल किए गए और 2008 में जो मुंबई पर आतंकवादी हमले हुए थे उससे सबक लेते हुए इस कानून को और भी अधिक कठोर बना दिया गया, जिसके अंतर्गत द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2008 के रूप में जाना जाता है। इसके बाद 2012 में भी संशोधन किया गया और जिसके आधार पर भारत की जो आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली यदि किसी की गतिविधियों का अगर होता है तो उसको भी इस अधिनियम में इंक्लूड किया गया। 2019 में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रदर्शित करने के लिए इस अधिनियम में पुनः संशोधन किए गए और इस संशोधन के द्वारा इस अधिनियम के तहत किसी संगठन के अलावा किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। ये जो प्रावधान रहे उसके अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के इंस्पेक्टर या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को जांच करने की शक्ति प्रदान की गई। साथ ही एजेंसी के महानिदेशक को एक ऐसी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया जो कि आतंकवाद से होने वाली आय से बना हो। यहाँ पर 2 प्रकार की प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि जो निवारक निरोधक है उसकी बात की जा सकती है। एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक है प्यूनिटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध और दंडात्मक निरोध। जो प्यूनिटिव डिटेंशन है यानी कि दंडात्मक जो निरोध है उसमें किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने और सिद्ध होने पर कारावास की सज़ा दी जाती है। लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है यानी कि अपराध करने से पूर्व ही शक के आधार पर, संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।